Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding Chief Election and Commissioners. ज्ञानेश कुमार is the new Chief Election Commissioner. तो ये आपको सीधा question में पूछा सकता है, important है prelims के लिए और ज़्यादा important है. Second is regarding Places of Worship Act जो है सेंटर ने क्या किया है, जो सेंटर हैज़ येट टू फाइल वन रिस्पॉन्स. तो हमें Places of Worship Act जो है अपने आप में थोड़ा controversial but important act है, वो हमें समझना होगा. थर्ड इज एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, इंडिया एंड जापान का एक्सरसाइज है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ इज आसाम स्टेट बजट, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि कोकराझार से लाइव चल रहा है. कल जो है कोकराझार में लाइव हुआ था. ठीक है, तो ये चारों टॉपिक आज के इंपॉर्टेंट है, एक एक करके चारों टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट इज रिगार्डिंग ज्ञानेश कुमार नेम्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर पैनल मीटिंग. तो यहाँ पर दिक्कत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं है, दिक्कत प्रोसेस ऑफ इलेक्शन अपॉइंटमेंट का है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करके यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जो है ही हैज़ बीन इन द लिस्ट, जिसमें चीफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एक यूनियन मिनिस्टर जो है, यहाँ पर ये तीन जजेस का एक हाई पावर्ड कमिटी बनेगा. एक तीनों जो है एक नाम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर ज्ञानेश कुमार को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर. पहले ही वॉज इलेक्शन कमिश्नर, नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. So Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has been appointed as the Chief Election Commissioner after meeting with 3-member committee headed by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi on Monday. ठीक है, उनका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं. ही विल अज्यूम ऑफिस ऑन वेंसडे वेयर द सुप्रीम कोर्ट विल हियर द चैलेंज टू अ न्यू लॉ अंडर द सिलेक्शन हैज़ बीन मेड. तो वेंसडे को ही वो अपना जो है अपॉइंटमेंट जो है लेटर वो लेंगे और वेंसडे को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे जो ये पटिशन है कि कैसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, उसका जो पटिशन है वो सबमिट किया जाएगा. The law ministry notified the appointment late on Monday. Haryana Chief Secretary Vivek Joshi has been appointed as an election commissioner. हरियाणा का जो चीफ सेक्रेटरी है विवेक जोशी जी, उनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है. मिस्टर ज्ञानेश कुमार, a 1988 बैच फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर बिलोंगिंग to the Kerala cadre, retired as Union Corporation Secretary on January 31st in 2024. On March 14, 2024, he was appointed as Election Commissioner. ठीक है, तो पहले वो केरला काडर में थे, देन उसके बाद यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी में थे, देन ही रिटायर्ड फ्रॉम देयर एंड देन ही वाज अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर. ठीक है, वाइल प्राइम मिनिस्टर हेड्स द सिलेक्शन पैनल, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन आर इट्स मेंबर. तो मैंने बताया आपको एक यूनियन मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है यहाँ पर तीनों जो है ये 3 मेंबर का कमिटी है एंड दे अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, the election commission is a 3-member body made up of 1 chief election commissioners and 2 election commissioners. Although the 3 election commissioners are equal to chief election commissioners, like the chief justice of India is first amongst equal. ठीक है, तो ये जो सारे जो chief election commissioners है, they are equal like the chief election commissioners only, but chief election commissioner is first amongst equal. All of them are equal, but he is the one. Similarly यहाँ पर भी वही same power है. Earlier, there was no law passed by Parliament for appointment of chief election commissioners and election commissioners. The appointment were done by President on the advice of Prime Minister. और ये प्राइम मिनिस्टर जो है इनको कौन अपॉइंट करते थे? 3 मेंबर का बॉडी था, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के जैसे यूनियन मिनिस्टर लेके आए, तो ये इशू है इस नए एक्ट में जो कि लाया गया था. ठीक है, ट्रेडिशनली द सक्सेसर ऑफ इनकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ बीन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर. सीनियरिटी वॉज यूजुअली डिफाइंड बाय हु वॉज अपॉइंटेड एज दी अर्लियर टू दी कमीशन. जैसे कमीशन पे हम दोनों, मैं और कोई एक पर्सन आप समझ लीजिए, दोनों इक्वली एक्सपीरियंस्ड है, इक्वल एज में भी है, सब कुछ एक्सपीरियंस है, बट इफ आई गो एंटर द कमीशन फर्स्ट, I will be that person's senior, even though we are same, age में भी हम same है, experience भी same है, but if I enter the commission first, I will be senior to them. तो अब क्या होगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर करे, अब आई एम द इलेक्शन कमिश्नर एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो इलेक्शन कमिश्नर, आई विल गेट द प्रेफरेंस बिकॉज आई वॉज सीनियर इन दैट ऑफिस. ठीक है, तो सीनियरिटी इस टाइप से मैटर करती है. ठीक है, द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज बीइंग अपॉइंटेड अंडर न्यू लॉ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट ऑफ 2023. इस एक्ट के द्वारा जो है इसमें सिलेक्ट किया जा रहा है. ठीक है, दिस लॉ लेज डाउन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ इलेक्शन कमिश्नर एंड
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स। उसका ये जो लॉ है डिफाइन करता है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये डिफाइन कौन करता है, ये एक्ट डिफाइन करता है। अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, इट इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, इट इज़ अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 324 जो है इसमें वेस्ट किया गया है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन ऑफ टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट विद द ECI। मतलब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ये कौन कंडक्ट करवाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड रिमेनिंग जैसे म्यूनिसिपैलिटी का हो, पंचायत का हो, इसका इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन कैसा है, इट्स अ मल्टी मेंबर बॉडी, एक इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर अदर जो कि प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है इसको फिक्स करते हैं। पर इतना श्योर है कि एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड बाकी नंबर जो है प्रेसिडेंट द्वारा फिक्स किया जाएगा। करेंटली एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और टेन्योर कितना होता है, 6 साल का या 65 ईयर्स, दोनों में से जो पहले हो गया, जैसे 6 ईयर्स हो गया या 65 ईयर्स हो गया, तो दोनों में से 2 जो जल्दी हुआ है वो विच एवर इज अर्लियर इज द टेन्योर पीरियड। ठीक है, स्टेटस सैलरी पर्क्स जैसे सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से सैलरी दिया जाता है, लाइक इट इज चार्ज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस टाइप से स्टेटस सैलरी पर्क सब कुछ सेम दिया जाएगा। रिमूवल जैसे सेम मैनर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाएगा उस टाइप से ही रिमूवल होगा। जैसे पहले आपको लोकसभा राज्यसभा पे सेकेंडेड बाय इधर बाय 50 मेंबर इन राज्यसभा और 100 मेंबर इन लोकसभा, देन इट विल बी अडेप्टेड बाय स्पीकर। स्पीकर के अडेप्शन के बाद क्या होगा, स्पीकर के अडेप्शन के बाद एक कमिटी बनेगी। कमिटी अगर कहेगी कि यस इन पे हमने देखा है इनको रिमूव कर देना चाहिए, तो ये कमिटी आगे फर्दर प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। स्पेशल मेजोरिटी से जब ये पास होगा, बोथ हाउस शुड पास इट विद स्पेशल मेजोरिटी, फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट जाएंगे एंड देन प्रेसिडेंट विल रिमूव। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जाता है वैसे ही आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज रियली ट्रस्ट मी, इफ यू वांट कि आपको पता चले कि क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस इज दी वे कि न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है, एंड एवरी डे वी आर डिस्कसिंग थिंग्स एंड इफ यू आर हियर विथ मी 1 साल से, तो आपको अभी तक पता भी चल गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूज़ में रहे हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़ में रहे हैं, क्या गवर्नर न्यूज़ में रहे हैं, क्या हमें पढ़ के जाना है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑल राइट, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, इससे रिगार्डिंग जो है यहाँ पर आर्टिकल आया है। Supreme Court on Monday saw the center maintain a stoic silence by not filing a counter affidavit, putting its response to the validity of Places of Worship Act, Special Provisions Act of 1991, a law that protects the identity and character of religious site as they were on Independence Day, as petitioners and interveners raised multifarious viewpoints and legal questions before the court. तो कोर्ट को अगर let's say State of India, Union of India वर्सेस किसी के साथ जो है, किसी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट आता है, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी रिस्पॉन्स करे। पर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टॉइक साइलेंस बना के रखा है एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस विद द प्रूफ्स कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। आप 1991 का जो एक्ट है, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से पहले ही एक्ट को लाया गया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन से पहले ही एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है जो कि रिलीजियस इन कैरेक्टर है एंड उसका जो सैंक्टिटी है उसको आप तोड़ नहीं सकते, इट शुड बी लाइक दैट ओनली, जो कि 1947 के पहले था। ठीक है, ये लेकिन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन तो 1992 में हुआ। आप ये कहेंगे कि मैम अगर ये आर्टिकल है इसको 1991 में लेकर आ गए थे, तो हमने बाबरी मस्जिद को कैसे डेमोलिश कर दिया, वहाँ पे हमने रामलला का जन्मभूमि पे हमने कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। तो ये जो एक्ट है ये अपने आप में ही इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, सबसे पहला एक्सेप्शन दिया गया है कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई मॉन्यूमेंट है जिसको रिपेयर की जरूरत है, उसको हम कर सकते हैं। एंड दूसरा एक्सेप्शन है राम जन्मभूमि।
रामलला का जहाँ पे जन्म हुआ है वो राम जन्मभूमि इज दी एक्सेप्शन, कि यहाँ पर उसके लेकर क्योंकि पूरा विवाद छिड़ा था तो वो जो है जो राम जन्मभूमि है अयोध्या नगरी, वहाँ पर इट इज़ एन एक्सेप्शन। बाकी कोई जगह पे रिलीजियस सेंक्टिटी जो है नहीं तोड़ा जा सकता। The Places of Worship Act of 1991 was enacted following the claims of Hindu groups regarding the Gyanvapi Mosque in Varanasi and Shahi Idgah Mosque इन मथुरा इन एडिशन टू बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। ये ज्ञानवापी का आपने बहुत नाम सुना होगा, शाही ईदगाह के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बाबरी मस्जिद के बाद ये दो जगह है जहाँ पर हम हिंदुओं का जो है क्लेम्स है, जो सनातनी है उनका जो क्लेम्स है कि वहाँ पर इट हैड बीन ब्रोकन डाउन बाय दी इन्वेडर्स, और उसके बाद उसके ऊपर कोई नया स्ट्रक्चर बनाया गया है, जस्ट लाइक रामलला का जो जन्मभूमि है वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था। The act aimed at preserve the status quo of places of worship as they were, मतलब status quo maintain करना। What is status quo? कि मतलब जैसा है वैसे रहने देंगे, we would not touch it। अगर वहाँ पर मस्जिद है मस्जिद रहेगा, अगर मंदिर बना है मंदिर ही रहेगा, ठीक है। तो बट इसका एक्सेप्शन मतलब अगस्त 15 से पहले जो भी था, अगस्त 15 तक आज अगर मंदिर बना हुआ है तो मंदिर ही रहेगा, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये कहता है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर्स है, फ्रीज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस, जो भी एग्जिस्ट किया है 1947 से पहले जो भी एग्जिस्ट किया है उसका कैरेक्टर को सेम रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या क्या है? रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस मस्ट रिमेन एज इट वाज इन 1947, जैसे उसका कैरेक्टर जो है वो वैसा ही रहना चाहिए। इट बार्स एनी कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और रिलीजन। आप डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन पे उसको चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिकली इस एक्ट का मेन मुद्दा है, ठीक है। ऑल पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ अगस्त 15 1947 वेयर टू बी टर्मिनेटेड। जो भी किया है उन सब, जो भी अगर कुछ कन्वर्जन करने की कोशिश किया उसको टर्मिनेट कर दिया गया। Legal proceedings can only continue if they concern changes to the status after the cut-off date। अगर अगस्त 14 को भी कुछ अगर चेंज हुआ है, अगर अगस्त 14 को भी वहाँ पर कुछ भी है बना हुआ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कट ऑफ डेट के बाहर, मतलब अगर कट ऑफ डेट से लेते अगस्त 16 को कुछ बन गया तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, पर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि अगस्त 16 पे ये बना था, ठीक है। अगस्त 16 पे हमने ये बना दिया था, ये इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस देखिए, मैंने बताया ना एक्सेप्शंस है, ये है कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है उसको, वो एक एक्सेप्शंस है, और एनी डिस्प्यूट दैट वर सेटल बिफोर द एक्ट कमेंसमेंट, ठीक है। अगर जैसे 1991 को आया ना, लेट्स से 1987 में दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में झगड़ा था पर दोनों ने सेटल कर दिया, तो उस पर ये लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है, ठीक है। एंड बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट है, रामलला का जो जगह का डिस्प्यूट था, वो एक एक्सेप्शन था, ठीक है। पीनल प्रोविजन क्या है? एनीवन अटेम्प्टिंग टू चेंज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फेसेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन। मतलब आपको 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा और एक फाइन भी आपको लगेगा। चैलेंजेस क्या है? Challenges to the act क्या क्या है? The law being challenged on the ground that bars judicial review, which is the basic constitutional principle। इस पे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि आप प्री डेट पे जाकर उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, लेकिन इस पे रेट्रोस्पेक्शन जो है इसको ये बार किया हुआ है, ठीक है, इस पे नहीं कर सकते। द लॉ इम्पोजेस एन आर्बिट्रेरी इररेशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ विच क्रिटिक्स आर्ग्यू इज अनजस्ट। पहली बात तो है कि 1947 से पहले कितना कुछ था, आपने ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, कि इट्स वेरी अनजस्ट बिकॉज 1947 से पहले वहाँ पे मे भी 2-3 और कुछ भी रिलीजियस कुछ भी बना हुआ हो सकता था ना, तो आपने जस्ट एक कट ऑफ डेट लगा के रख दिया एंड इट इज रियली अनजस्ट। इट इज क्लेम दैट द लॉ ब्रिजेस द राइट ऑफ रिलीजन ऑफ हिंदूज, जैन, बुद्धिस्ट, सिख बाय प्रिवेंटिंग देम असर्टिंग क्लेम्स ऑफ टू द डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स। इसमें जो हिंदूज का, जैन्स का, बुद्धिस्ट का, सिख का जो भी राइट्स है आप उसको हैम्पर कर रहे हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है। क्योंकि अभी 600-800 साल, लगभग 1000 साल तक जो है हमारे ऊपर जो है इन्वेडर्स ने राज किया था, तो उस समय क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स गिरा दिए गए थे एंड उनमें बहुत सारे तो जैन वो भी थे, जैन के पिलग्रिमेज भी थे, बुद्धिस्ट के कितने जो है मंदिर टेम्पल जो है वो गिराए गए थे, हिंदुओं के बहुत सारे टेम्पल्स गिराए गए थे और वहाँ पे जो है दूसरा जो डिनोमिनेशन है बनाया गया है। सिखों के कितने औरंगजेब के ज़माने में वी ऑल नो हाउ ही ब्रूटली डिस्ट्रॉयड ऑल दी
50 गुरुद्वारास, राइट. सो ये किया जाता है. तो इसको रिवर्स करने के लिए जो है क्लेम जो है राइट टू रिलीजन का जो क्लेम है उसको ये एब्रेज करता है आर्टिकल. ये जो है ये जो 1991 का जो लॉ है ये इसको स्टॉप करता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट. ठीक है. तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो समझ में आया होगा. दिस इज रियली कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो, बट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 अपने आप में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बट वेरी नीडेड. ठीक है, वेरी वेरी नीडेड. अगर आपने बाबरी मस्जिद के बारे में अगर आपको पता हो कैसे डिमोलिश किया गया था, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, पता होना चाहिए आपको, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कट ऑफ है, कौन सा कट ऑफ डेट है, सब आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग धर्मा गार्जियन. ठीक है, ये क्या है? धर्मा गार्जियन जो है इमाजू जो है शिगा प्रोविंस इन जापान, वहां पर यहाँ पर 6th एडिशन होने वाला है. द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन, अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट माउंट फूजी इन जापान. ठीक है, माउंट फूजी के पास जो है वहां पर एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान का जो है ये एक्सरसाइज होने वाला है. कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व है? इंडिया एंड जापान है. होस्ट प्लेस माउंट फूजी है जापान. बाइएनल यहाँ पे एक्सरसाइज होता है हर 2 साल में एक बार. ठीक है, जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है? माउंट फूजी का हाईएस्ट माउंटेन इन जापान है और ये 3776 वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक जो है इसका जो इसका बनने का जो था इट इज़ वॉल्केनिक इन नेचर. माउंट फूजी और जापान का टॉलेस्ट पीक है. ठीक है, 3776. एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है ये. लास्ट इरप्टेड इन 707 इन 718. आप लोगों ने पिक्चर में जरूर देखा होगा इस टाइप से. माउंट फूजी एवरीबडी लव्स, इट्स वेरी पिक्चरस्क एरिया एंड बहुत ब्यूटीफुल जगह है. तो ये 1778 में लास्ट इरप्शन हुआ था. इट इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो. ओके, एंड स्नो कैप्ड कोन है. ठीक है, स्नो कैप्ड कोन है और आपने ऊपर से भी देखा होगा कि इतना सा एरिया जो है यहाँ पर बर्फ जमा होता है, इसका कोन पे बर्फ जमा होता था. ठीक है, और ये यूनेस्को का जो है, जापान याद करते ही हम लोगों को याद चेरी ब्लॉसम याद आता है, माउंट फूजी याद रहता है, राइट. तो ये जापान का जो है एक सिंबल बन चुका है. जैसे हमें इंडिया याद करते हैं हमें ताजमहल याद आता है, राइट, और वाइब्रेंस याद आता है, हमें हवा महल दिखता है, राइट. तो सिमिलरली जापान को याद करते हुए हमें चेरी ब्लॉसम याद आता है. वी रिमेंबर दी माउंट फूजी, राइट. तो ये सिंबल बन के आया है. यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 2013 में. इसका कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और सेक्रेड साइट भी है. ठीक है, इट इज़ जापान्स 3 होली माउंटेन, वन ऑफ द 3 होली माउंटेन. ठीक है, अलोंगसाइड माउंट टेट एंड माउंट हाकू. माउंट फूजी, माउंट टेट एंड माउंट हाकू, ये तीनों जो है जापान के होली साइट्स है. ठीक है, सनरेइजान. ठीक है, जापान के 3 होली माउंटेन्स में से ये एक काउंट किया जाता है. ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. इट इज एक्सरसाइज का नाम क्या है? धर्मा गार्जियन एंड बिटवीन इंडिया एंड जापान. ठीक है, बस इतना जान लीजिए. चलिए, लास्ट न्यूज फॉर द डे इज गवर्नमेंट हाईलाइट्स गवर्नमेंट अचीवमेंट्स. ठीक है, गवर्नर हाईलाइट्स गवर्नमेंट्स अचीवमेंट. ये स्टेट बजट सेशन जो है ये लाइव कहाँ पे हुआ था? कल कोकराझार पे जो है इसको लाइव किया गया था. Governor Lakshman Prasad Acharya on Monday outlined state government's initiative for all-round development on the first day of budget session of the assembly being held in Kokrajhar. कोकराझार में जो है first day of budget session जो है ये live हुआ था and it is the first time that Assam Assembly is holding its first sitting outside the state capital. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है सीधा क्वेश्चन एक प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पहला जो है बजट जो है ये कहाँ पर लाइव हो रहा है? इट इज़ इन कोकराझार. इट इज द फर्स्ट टाइम कि असम असेंबली जो है ये अपने आउटसाइड स्टेट कैपिटल के आउटसाइड जो है कोई अपना जो बजट जो है ये प्रेजेंट कर रही है. सॉरी नॉट असम बजट बल्कि ये असम असेंबली कहीं और जाके मिल रही है. ठीक है, Government is working to revive its lost glory, build a future that honors its past and blends history with progress, ensuring dignity and prosperity for all. तो इसमें हमारा जो lost culture है उसको हमारा असम गवर्नमेंट जो है रिवाइव करना चाहते हैं. बोडोज बिंग दी ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ एंड दी लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम. तो इसके कारण क्या है, जो लॉस्ट जो हमारा एक वैल्यू है, कल्चर है, उसको रिवाइव करने के रास्ते पे है. ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट, द गवर्नर सेड दैट द स्टेट इज ऑन अ स्टेडी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 12.6%. ठीक है, इट मेक्स अस कि हमारा जीडीपी जो है 17th नंबर पे आता है. हमारा काफ़ी बड़ा जीडीपी है और हमारा जो है ग्रोथ जो है इट इज़ अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स ओनली की 12.6% हमारा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिलता है. एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 12.6% के आसपास है.
टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, 25% तक इंक्रीज हुआ है, और 15% पहले पिछले साल था, बट अब जो है इंक्रीज होके 25% हुआ है. The rising state economic income has had a positive ripple effect across the economic landscape, and all the departments are working in close coordination to not only sustain the growth momentum but also enhance it. He said. ठीक है, तो हमारा जो इस बार जो है हमारा रेवेन्यूज भी सरप्लस है. ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस भी है हमारे पास, हमारा स्टेट के पास. तो हमारा जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है इट इज़ रियली पॉजिटिव. ठीक है, एंड आई थिंक इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हम किस तरीके से करते हैं किसी भी कंट्री के लिए. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू स्पेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, एसेट बिल्डिंग. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट. देयर इज वन स्टडी दैट हैज़ बीन डन कि इफ वी इंक्रीज आर रेवेन्यू अगर हम इफ वी इंक्रीज आर रेवेन्यू बाय ₹1, 1 रुपये से अगर हम इंक्रीज करते हैं ना, इट हैज़ एन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ 0.9% ऑफ GDP. ठीक है, ये मैं रेवेन्यू की बात कर रही हूँ. बट अगर हम कैपिटल पे अगर 1 रुपये भी खर्च करते हैं ना, कैपिटल पे अगर हम 1 भी रुपये खर्च करते हैं तो ये GDP पे 3% का इफेक्ट डालता है. तो यू सी द डिफरेंस कि हमें वहाँ पर 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, बट अगर हम कैपिटल पे 1 रुपये भी खर्च करते हैं ना तो वो 3% का GDP तक का हमें रिटर्न वापस कर सकता है. सो इट इज़ रियली टू बिल्ड इन दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे हमारा पॉजिटिव फोकस रहेगा, रेवेन्यू पे हमारा पॉजिटिव फोकस रहेगा, एंड वी विल definitely have positive impact and positive growth. ठीक है, across all the sectors. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पर हुआ है? कोकराझार पे हुआ है. ठीक है, all right, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.